गया प्रसाद सरकारी दफ्तर में बतौर चपरासी काम करते थे। उनका 20 वर्षीय पुत्र भोला प्रसाद, जो कि सुदर्शन मगर मंद बुद्धि था। जब तक गया प्रसाद की पत्नी जीवित रहीं, उनका घरेलू जीवन सहज रहा। पत्नी के गुजर जाने पर उन्हें भोला की चिंता सताने लगी। वे 55 साल जी चुके थे और अब उनकी थकी हुई देह ऑफिस के बड़े साहब की घंटी के इशारे पर यहाँ वहाँ दौड़ती थी। भोला भी शरीर से जवान हो गया था। गया प्रसाद को पैसे देने की तो कोई दिक्कत नहीं थी, मगर एक चिंता उन्हें हर पल रहती थी कि उनके न रहने पर भोला का क्या होगा। ये सवाल उन्हें भीतर ही भीतर खाए जा रहा था। भोला तन से तो युवक था, मगर उसकी बुद्धि 5 साल के बालक जैसी थी। मोहल्ले के लड़के उसके भोलेपन का मजाक उड़ाते थे। माँ ने उसे अक्षर ज्ञान करा दिया था, अतः वह साक्षर तो हो गया, मगर उसका व्यवहारिक ज्ञान शून्यवत और शिशुवत रहा। दुनिया की मक्कारी, छल फरेब और धूर्तता से उसका कोई नाता नहीं था। माँ आजीवन उसका कवच बनकर रही, मगर उनके देहांत के बाद भोला पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। गया प्रसाद ड्यूटी पर जाने के पहले उसके लिए दोपहर का खाना बनाकर रख जाते थे। उनके जाने के बाद भोला मोहल्ले के छोटे बच्चों के साथ उन्हीं के खेल खेलता रहता और भूख लगने पर घर आकर रखा हुआ खाना खा लेता। भोला के हम उम्र लड़के उसका मजाक उड़ाते और जानबूझकर जब उसे यौन परक भद्दी बातें सुनाते तो वह निर्निमेष उनकी आंखों में ताकने लगता। हम उम्रों को उसका रवैया देखकर अचरज होता। भोला ने उन लड़कों से बोलचाल बंद कर दी, क्योंकि उसे उनकी बातों से बहुत उलझन होती थी। उसके मन की पीड़ा कोई नहीं समझता था। गया प्रसाद अब उसे अपने साथ ऑफिस ले जाने लगे थे। वह ऑफिस के बरामदे में रखी बेंच पर बैठकर फाइलें ढोते चपरासियों को आते जाते देखता रहता। गया प्रसाद ऑफिस के बड़े साहब के चपरासी थे, अतः उनके चैम्बर के बाहर बैठकर उनकी घंटी के इशारे पर ड्यूटी बजाते थे। धीरे धीरे भोला को यहाँ का माहौल भाने लगा। यहाँ के बाकी चपरासी भी उसे मनोरंजन का साधन मानने लगे थे। कई बार यहाँ भी उसे जब मोहल्ले के लड़कों जैसी भद्दी बातें सुनने को मिलती तो वह चुप हो जाता। मौन मानो उसका स्वभाव बनता जा रहा था। गया प्रसाद दुनिया के चलन और अपने पुत्र की वेदना दोनों से वाकिफ थे। एक बाल बुद्धि युवा पुत्र का पिता होने की पीड़ा को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। समय गुजर रहा था। गया प्रसाद के साहब को भी उसके पुत्र के बारे में पता चला, तो उन्होंने उससे मिलने की इच्छा जताई। गया प्रसाद ने उसे अगले दिन मिलाने के लिए हामी भर दी। अगले दिन उन्होंने भोला को खुद नहलाया और साफ कपड़े पहनाकर ऑफिस लाए। रास्ते में उन्होंने बेटे को समझाया कि साहब को हाथ जोड़कर नमस्ते बोलना और कायदे से उनकी बात का जवाब देना। उनके सामने ठाका मत लगाना। भोला को पिता की हिदायतें अजीब लग रही थीं, मगर वह खामोशी से सुनता रहा। जब माँ जिंदा थी तो वह उनसे बहुत बातें करता था। ऑफिस पहुंचकर गया प्रसाद ने जब साहब को बताया कि बेटे को लेकर आया है, तो उन्होंने तुरंत उसे अंदर बुलवा लिया। भोला पिता के साथ जब अंदर आया तो साहब इस सुदर्शन युवक को देखते रह गए। वे बोले, अरे वाह गया प्रसाद, तुम्हारा बेटा तो बहुत प्यारा है। अचानक भोला को नमस्ते वाली बात याद आई, तो उसने साहब के आगे हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते साहब जी, हमारा नाम भोला है। इस वक्त उसके चेहरे पर मधुर मुस्कान थी। इसका साहब पर बहुत अच्छा असर हुआ। उन्होंने पूछा, कितना पढ़े हो? भोला बोला, 5 किताब बाँच लेते हैं। साहब ने पूछा, आगे स्कूल क्यों नहीं गए? अब भोला ने पूरा खुलासा पेश कर दिया। हमें अम्मा ने पढ़ाया है। स्कूल वाले तो हमें भोंदू बोलते थे। अम्मा बोली कि तुम निश्फिक्र रहो, हम तुम्हें घर पर ही पढ़ा देंगी। इतना बोलकर वह फिक्र से हंस पड़ा और उसके धवल दांत चमकने लगे। साहब उसे एकटक ताकने लगे। भोला के जवाब और भाषा शैली ने उसकी बुद्धि का भी परिचय दे दिया था। गया प्रसाद असहज हो रहे थे, क्योंकि भोला अब साहब से खुलने लगा था। आगे कोई बात ना बिगड़ जाए, अतः वे बीच में बोल पड़े, साहब बिन माँ का बच्चा है, जिस्म तो गबरू है मगर अक्ल पर बचपना सवार है। अपनी बात कहते समय उनकी आवाज़ लरजने लगी थी। उनकी आंख की कोरों पर नमी आ गई थी। साहब ने वक्त की नज़ाकत को समझा और भोला से बोले, ठीक है, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, अभी तुम बाहर बैठो, मुझे तुम्हारे पिता से बात करनी है। गया प्रसाद भोला को बाहर बैठाकर पुनः साहब के समक्ष उपस्थित हो गए। साहब ने पूछा, क्या ये बचपन से ही ऐसा है? गया प्रसाद बोले, नहीं साहब,
इसे 5 साल की उम्र में मियादी बुखार हुआ था। अंग्रेजी दवाइयों का लंबे टाइम तक इलाज हुआ। उन्हीं की गर्मी इनके दिमाग पे चढ़ गई है और इसकी अक्ल वहीं ठहर गई। साहब बोले, किसी बड़े डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? गया प्रसाद ने उन्हें बताया कि सभी डॉक्टरों ने कुछ दिनों के बाद जवाब दे दिया और बताया कि इसकी जान को तो कोई खतरा नहीं है, मगर ये ऐसा ही रहेगा। हो सकता है कि जिंदगी की कोई बड़ी घटना इसे ठीक भी कर दे। साहब, उम्मीद पे दुनिया टिकी है। मैंने भी दिल पे पत्थर रख लिया। गया प्रसाद अब खुद पर काबू न रख सके और उनके गालों पर आंसू ढुलकने लगे। माहौल भावुक हो गया था। अतः साहब बोले, दिल छोटा मत करो, बाहर जाकर मुंह धो। ईश्वर चाहेंगे तो सब अच्छा होगा। गया प्रसाद को इस बात में आशा की किरण नजर आई और बाहर निकल आया। शाम को छुट्टी होने के पहले साहब ने उसे बुलाकर सूचित किया कि उन्होंने बड़े बाबू को कह दिया है, कल से वे भोला को टेम्परेरी जॉब पर रख लेंगे। वह फाइल उठाने धरने का काम तो कर ही सकता है। तुम उसे थोड़ा काम सिखा देना, थोड़े पैसे भी मिल जाएंगे। गया प्रसाद को तो मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। आज घर लौटते वक्त उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। जब बेटे ने इस खुशी की वजह पूछी तो वे बोले, तू चपरासी लग गया है, तुझे नौकरी मिल गई है। भोला बेफिक्री से बोला, मगर मैं तो बच्चा हूँ, नौकरी तो बड़े लोग करते हैं। पिता ने उसे समझाया, अरे बेटा, साहब की नज़र में तू बहुत बड़ा है। अगले दिन से गया प्रसाद की जिंदगी बदल गई और दोनों बाप बेटे दफ्तर जाने लगे। कोई भी नहीं जानता कि जिंदगी कब और कौन सी करवट ले ले। मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं। अतः गया प्रसाद ने भी सोचा कि अब कैसे भी करके भोला की शादी हो जाए तो इसकी देखभाल करने की चिंता से वे मुक्त हो जाएंगे। अब तो ये 2 पैसे भी कमाता है। रिश्ते नातेदार तो पहले ही गया प्रसाद से किनारा कर चुके थे, क्योंकि उन्हें भय था कि कहीं वह अपने मंदबुद्धि पुत्र को उनके मत्थे ना मर दे। गया प्रसाद ने दफ्तर में अपने दोस्तों से बेटे के लिए लड़की खोजने को कहा। जल्दी ही ये तलाश भी पूरी हो गई। लड़की अनाथ थी और उसे दूर के एक रिश्तेदार ने पाला था। रिश्तेदार की माली हालत भी अच्छी नहीं थी। इस लड़की का नाम विद्या था। उसने किसी प्रकार अपनी हाई स्कूल तक की शिक्षा पूरी कर ली थी और अब विवाह योग्य थी। रिश्तेदार उसके हाथ पीले करने में असमर्थ थे। गया प्रसाद अपने बेटे के लिए इस रिश्ते को करने हेतु तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने विद्या के रिश्तेदार की पर्याप्त आर्थिक मदद कर दी तो उन्हें भी भोला की बुद्धि नजर नहीं आई। धन बड़े बड़ों की आंखों पर पर्दा डाल देता है। गया प्रसाद ने आनन फानन में शादी की जरूरी रस्मों को पूरा करके मंदिर में सादगी से भोला का विवाह विद्या से करा दिया। विद्या ने शादी के पहले भोला का चित्र भर देखा था और शादी के लिए हामी भर दी थी। ससुराल में आते ही वह समझ गई कि उसका पति मंद बुद्धि है। वह अचंभित थी कि ये कैसा भूचाल उसकी जिंदगी में आ गया है, क्योंकि भोला की बुद्धि एक 5 साल के बच्चे जैसी थी। उसे शीघ्र ही ज्ञात हो गया कि उसे जीवन में कभी दाम्पत्य सुख भी नहीं प्राप्त हो सकेगा। भोला को तो शादी के बाद लगा था कि उसे साथ में खेलने के लिए एक साथी मिल गया है, मगर इस रिश्ते की मांग तो कुछ और ही थी। गया प्रसाद ने इस स्थिति से उबरने के लिए विद्या को नौकरी करने की सलाह दी और उसे अपने साहब से मिलवा दिया। संयोग से उन दिनों कार्यालय में 4th श्रेणी कर्मचारियों के लिए जगह निकली थी। बड़े साहब की अनुकंपा और गया प्रसाद के व्यवहार के कारण विद्या को ये पक्की नौकरी मिल गई। उसके सर्विस रिकॉर्ड में उसके पति का नाम भोला प्रसाद दर्ज हो गया। इधर ऑफिस में भोला पर उसकी पत्नी को लेकर नए तंज उछलने लगे, क्योंकि उन दोनों का कोई मेल नहीं था। गया प्रसाद की माली हालत सुधरने लगी थी। विद्या का दिन तो ऑफिस में कट जाता, मगर घर लौटकर उसकी हालत पिंजरे में बंद पंछी जैसी हो जाती थी। उसने अपने ससुर से अपने पति के पुंसत्व की जांच कराने के लिए कहा। गया प्रसाद ने मन में डरते हुए बेटी की जांच कराई। मेडिकल रिपोर्ट में विद्या का शक सही निकला, क्योंकि भोला में पुंसत्व का नितांत अभाव था। इसके बाद घर में मातम पसर गया। कुछ दिनों की खामोशी के बाद गया प्रसाद ने विद्या के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रख दिया कि वह अवाक रह गई। इसके अनुसार वे उसे दाम्पत्य सुख देने को तैयार थे, मगर वे दुनिया की नज़र में भोला प्रसाद की पत्नी और उनकी पुत्र वधू ही रहेगी। इस दाम्पत्य संबंध से जो संतान उत्पन्न होगी उसकी वल्दियत में भोला प्रसाद का नाम रहेगा। इसे जानकर तो विद्या की काटो तो खून नहीं वाली हालत हो गई। उसे पति से कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि उसके भोलेपन पर उसके मन में करुणा उपजती थी।
इस सारे खेल में उसका कोई रोल भी नहीं था। वह तो स्वयं प्रकृति से हारा था। विद्या ने इस मकड़ जाल से निकलने के बारे में सोचा, मगर उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया। वह अनछुई होकर भी ब्याहता के रूप में जानी जा रही थी। दुनिया में कोई भी उसे पहला मान नहीं दे सकता था। घर में ससुर और पति दोनों ही उसके प्रति उदार थे और उसका ख्याल भी रखते थे। एक लंबी ऊहापोह के बाद उसे ससुर की बात में निहित दूरगामी सार नजर आया। ये प्रस्ताव उनकी मजबूरी का दस्तावेज था। जिस घर में इस समस्या का जन्म हुआ था, उसी घर में उपजे समाधान को उसने ग्रहण कर लिया। अगले 2 वर्षों में उसने 2 बच्चों को जन्म दिया, जिनके जैविक पिता गया प्रसाद किंतु कानूनी पिता भोला प्रसाद थे। विद्या अब अपने दोनों शिष्यों के साथ मंदबुद्धि पति पर भी अपना मातृत्व उड़ेलती थी। गया प्रसाद ने सेवा से निवृत्ति ले ली थी और अब घर पर अपने वारिसों पर प्यार बरसाते थे। विद्या ने उन्हें भोला के भविष्य की चिंता से भी मुक्त कर दिया था। उसके घर की गाड़ी चल निकली थी। जिंदगी विकल्पों का चक्रव्यूह है। यदि सही विकल्प चुना तो जीवन है, अन्यथा मृत्यु तुल्य पीड़ा हिस्से में आती है। प्रस्तुत कथानक अनेक सवालों को जन्म देता है। सदा से समाज को जीवित और गतिमान रखने में नारी की भूमिका ही अग्रणी रही है। इसके समक्ष कैसी भी विकट परिस्थिति हो, ये उसे जीने और निभाने का साहस रखती है। शायद इसीलिए उसे जीवन का पर्याय कहा गया है। इस कथानक में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 1 दशक बीतने के बाद भी विद्या अपने जीवन से संतुष्ट है। शायद उसका विकल्प सही था।